हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू योर चैनल मेंटी एजुकेट। तो मेरा नाम है जतिन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के फुल सिलेबस की। आज ये वीडियो होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल इकोनॉमिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को हम देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो देख इस बात की वीडियो को अभी कभी स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। बट अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, बिकॉज इतने दिनों हो गए, लगभग 1 महीना हो चुका होगा, हमारे चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी। बट मैं कोशिश करूंगा कि अब हम रेगुलर वीडियोस अपलोड कर सके। तो अब देख इस बात की, चलिए वीडियो को कभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो ये है क्वेश्चन पेपर। ये एक्चुअली में किसी स्कूल का प्री बोर्ड का ही पेपर है। अब इस क्वेश्चन पेपर को मैंने पढ़ा तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले हैं। ओके, तो इसी क्वेश्चन पेपर को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दो कि इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पेपर, मतलब बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आने वाला है, इस तरीके से ही आपको देखने को मिलने वाला है। बट ये चीज़ नहीं होगी, सेल्फ असेसमेंट लिखा हुआ नहीं, ये सब नहीं होने वाला, ठीक है। जो कि सोच के बैठे ये सब आएगा नहीं। तो चलिए हम जानते हैं। तो पहले पैटर्न हम जान लेते हैं, पैटर्न क्या होने वाला है। चलिए इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस कुछ इस प्रकार है कि पेपर जो आपका है 2 सेक्शंस में होने वाला है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ओके, तो सेक्शन ए में मैक्रो और सेक्शन बी में इंडियन। तो अब इसमें क्या होने वाला है, 20 मार्क्स के मतलब एमसीक्यूज होने वाले हैं 20 मार्क्स के। और जो आपके हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं 3 मार्क्स के, और 6 शॉर्ट आंसर्स होने वाले हैं एक ऑफिस से, जो कि वो 4 मार्क्स वाले होंगे, और 4 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके 6 मार्क्स वाले। ओके, अब इसमें भी कुछ चॉइस है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, सब कुछ डिवाइड कर रखा है। अब सेक्शन ए में क्या होगा, खाली मैक्रो की पूछी जाएगी, मतलब 40 नंबर की आपकी मैक्रो पूछी जाएगी सबसे पहले, उसके बाद जाके 40 नंबर की आपकी पूछी जाएगी इंडियन इको। तो सेक्शन ए हम अगर देखा जाए तो सेक्शन ए में अभी सिर्फ हम मैक्रो पढ़ने वाले हैं। मतलब मैक्रो के कुछ क्वेश्चन हैं। ओके, अगर आपका सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद जाके आप ये वीडियो देखिएगा। ओके, तो चलिए अब जल्द से जल्द हमें स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। तो पहला क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच्ड पेयर ऑफ द आइटम्स इन अ कॉलम ए टू डेज कॉलम बी। मतलब इसमें आपको बताना है कि जो आपको एक मैचिंग दे रखी है, इसमें से आपको बताना है इन चारों में से कोई एक मैचिंग ऐसी है बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए, एक्सेस डिमांड का दे रखा है, अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैच गलत है। अब मॉरल प्रेशर एंड सेसेशन फिजिकल पॉलिसी का है, नहीं। कंसेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर, ये भी नहीं है। तो बचा के ऑप्शन बी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, किसका है, फिजिकल पॉलिसी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए एक सेकेंड गाइस। तो चलिए इसका जब सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रहा, तो मैं भूल चुका हूँ कि मैं बनता कैसे है एक्चुअली में। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको बता दूं कि अब ऐसे अगर मैं करने लग गया, इतने धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन कवर करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और मैं आपको पता है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करवाते हैं। मतलब सिलेबस कवर की बात भी नहीं, अब सिलेबस भी हमारे चैनल पे कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसके लिए भी सॉरी। सारे चैप्टर्स की वीडियोस भी नहीं आ पाई हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ। बट अब हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही वीडियोस ला पाएंगे। ओके, तैयारी हम इस तरीके से तैयारी करने वाले हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो जाए। आप सिलेबस की बात करें तो चैप्टर्स की वीडियोस तो आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे अपने, अभी यूट्यूब चैनल है। ओके, तो वहाँ पे जाके भी कवर कर सकते हो। हम कुछ चैनल्स के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक चैनल है रजत अरोड़ा, जो कि बहुत अच्छा चैनल है इकोनॉमिक्स के मामले में। ओके, और अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की, तो उसके बारे में भी आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक प्रॉपर वीडियो में मैं बता दूंगा। ओके, तो अब जल्दी से हम जानते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। इसी में भी फिलहाल क्वेश्चन को जल्दी से हम कवर करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। ओके, और सबके सॉल्यूशंस तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, कुछ क्वेश्चन आप भी तो करोगे ना, इसलिए। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, बैंक run acquires where a large number of customers of a bank withdraw their deposits. Okay, तो this can cause a bank to become insolvent, they cannot be pay बैंक ऑल दिस डिपॉजिट्स। तो इसमें आपको यही बताना है, जो बैंक मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, मतलब काफी सारे कस्टमर्स एक बैंक से एक साथ अगर जो उन्होंने बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करते हैं और एक साथ अगर निकालने आ जाते हैं, तो इस समय बैंक मतलब कैसे पैसे वापस कर पाएगी, मतलब पैसे वापस कैसे करेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो बैंक क्या करता है, कि बैंक जो आपका होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो आपने जैसे एग्जांपल के रूप में आपने 1000 रुपीज अगर आपने डिपॉजिट किया बैंक में, तो 1000 रुपीज में से जो आपका जो होगा क्या कहते हैं,
मतलब 20% वो अपने पास रखती है, बाकी का जो 80% होता है वो लोन पर दे देती है। ऐसे ही करते ना बैंक, ऐसे ही करते ना। हाँ, तो फिर उस हिसाब से आपको उसमें बताना है कि मतलब इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको ये बताना है, ये आपका होमवर्क है। अब इसका मैं पूरा एग्जैक्ट मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो आप एक बार में बता दोगे नहीं, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में मतलब तो कहना क्या चाह रहा है, मैं थोड़ी बहुत हिंट आपको दे दिया। क्या कहना चाह रहा है कि जो कुछ कस्टमर्स हैं बैंक से एक साथ अगर पैसे लेने आ जाते हैं, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, ये सब चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। मैं इसका आंसर आप खुद पता करिए। मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा आप लोगों को, कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको खुद पता करना, ठीक है। लीजिए मैं थोड़ा यहाँ पे क्या कहते हैं ऐसे कर दे रहा हूँ, थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, जूम नहीं सर जूम आउट कर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को अच्छे से लिख सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अजर्सन रीजन। सॉरी अजर्सन रीजन नहीं है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 and 2, मतलब क्वेश्चन आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है, बताने सही है फिर गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है सेंट्रल बैंक है द बैंकर्स बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, और दूसरा है सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस। तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट दोनों सही है। आपको गलत दोनों सही कि दोनों गलत हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर तो मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बता सकता हूँ, ना आप बोलोगे कि मैं तो किसी के आंसर नहीं बता रहा। तो इसका आंसर आपका होने वाला है ए, क्योंकि दोनों ही चीज़ आपकी सही है। ओके, तो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। इसमें क्या इंक्लूड करता है डिमांड डिपॉजिट्स में? तो डिमांड डिपॉजिट्स में आपको बताना है। अब मेरे को पता है, देखते हैं आप लोग सोचोगे इसका ऑल ऑफ द अबव मतलब ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब इसका आंसर आप मेरे को बताओगे कमेंट में, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये मैं 4 में से 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बाकी 2 क्वेश्चन के आंसर्स आपको मैं कमेंट करके बताने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी फोन की स्क्रीन पे। अब ये है वही स्टेटमेंट वाला आ गया। तो इसमें पहली स्टेटमेंट दे रखी है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चेंजेस एज पर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, और दूसरा है फिजिकल एक्सचेंज रेट नेगलेक्ट्स नेशनल इनकम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दोनों स्टेटमेंट सही है, पहले स्टेटमेंट तो सही है, ये पता है। अब दूसरे स्टेटमेंट ये है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो नेगलेक्ट करता है नेशनल इनकम को, यस या फिर नो? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, ओके। और दूसरा क्वेश्चन आता है, ये 24 में दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव इंटरवेंड in erode the rupees of slide by selling dollars on large scales। इसका सोर्स दे रखा है द इकोनॉमिक टाइम्स मार्च 3 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव द न्यूज इन फॉल्स। अब इसका आंसर आपको बताना है इन 4 में से, ठीक है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि एमसीक्यूज तो आपको खुद ही करने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज तो आप खुद करोगे तो सही रहेगा। मतलब मैं खुद आंसर बता दूंगा तो सही नहीं रहेगा ना। कुछ जो लगेंगे ना हार्ड है तो उसके आंसर आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू है, ये तो आप कर लीजिएगा आराम से, मेरे को पता कर लोगे, ओके। तो बात करें 5वें क्वेश्चन कौन सा है? डैश इज द रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो ऑफ आउटफ्लो। मतलब बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऐसा वो है, मतलब कौन सा ऑप्शन है जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों रिकॉर्ड्स होते हैं, ओके। तो मेरे को पता है इसका आंसर सबसे आसान होगा। क्या क्या सोच रहे हो? मेरे को पता है क्या सोच रहे हो। इसका आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पता है मेरे को, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन ऑर्डर ऑफ रिस्टोर ऑफ वैल्यू डैश डोमेस्टिक करेंसी सेंट्रल बैंक सेल्स इन यूएस डॉलर्स इन इंटरनेशनल मनी मार्केट। अब आंसर बताइए कौन सा है, जल्द से जल्द, अभी क्या ही बताइएगा कमेंट करके, ओके। वीडियो स्टॉप करके 7th क्वेश्चन आपका द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कैन बी कैलकुलेटेड बाय। कौन से मेथड से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कैलकुलेट की जाती है बताइए। 4 में से कौन से में से? फॉर्मूला याद है ना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का? तो बताइए जल्दी से कौन सा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? क्या मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का? मतलब एपीएस का मतलब क्या होता है? जल्द से बताओ। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज। बताओ अगर आपको एमपीएस दे रखा है 1 तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं बता दूं कि इसकी जो आंसर होने वाला है 1 होने वाला है। जब इन्वेस्टमेंट मतलब एमपीएस की अगर वैल्यू 1 है तो एमपीएस की वैल्यू भी 1 ही होगी, ओके। मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की भी वैल्यू 1 ही होगी, ओके। अब बात करें इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस इज इक्वल टू 0.4 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मतलब एमपीएस की वैल्यू दे रखी है 0.4, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी? सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, चलिए, ओके। अब ये आपके सामने आ चुका है एक एडजर्सन और रीजन, जो कि इसमें तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए एक मैं ट्रिक लाऊंगा, तो उस ट्रिक से आप एडजर्सन और रीजन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना होगा आपको? ये एक एडजर्सन दे रखा है, रीजन दे रखा है। इसमें आपको बताना है कि
जो आपका मतलब बोथ ऑप्शन ए में तो ये है बोथ एडजसेंट रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजसेंट, और बी में है बोथ ए एंड बी फॉल्स, मतलब फॉल्स नहीं मतलब ट्रू है, बट जो आर है नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और इस थर्ड में है एडजसेंट इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, एंड इसमें रीजन इज ट्रू एडजसेंट इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। इन चार में से अब आपको बता दें कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए इसका पहले हम एडजसेंट पढ़ते हैं। एक्सेस डिमांड रेजिस द मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, और रीजन दे रखा है हाइयर डिमांड द सप्लाई लीड्स टू डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए, 2 मिनट आपके पास। मतलब जो एडजसेंट और रीजन सही है कि गलत है, आप मेरे को बताइए कमेंट करके। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होने वाला है आपका, इसका जो आंसर होगा आपका आंसर नंबर इसका होगा सी। क्यों, इसमें जो एडजसेंट दे रखा है वो तो सही है, बट जो रीजन दे रखा है वो बिल्कुल ही गलत है। ओके, क्यों गलत है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मेरे को पता है अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है तो। अब आ गया है आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ गए हैं जिसमें आपको ये है नेशनल इनकम का क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना GNPMP मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वही सिंपल सा फॉर्मूला आपको इसमें इनकम मेथड का फॉर्मूला लगा के, इनकम मेथड का फॉर्मूला लगा के आपको इसका आंसर निकालना है। देखो सब कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहाँ से आ गया, सॉरी, आपको इनकम मेथड का फॉर्मूला लगा के, इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम मेथड का फॉर्मूला ये होता है ना, NDPFC इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला होता है, COE प्लस OS क्या हो रहा है ये, प्लस MI। मैंने आपको बताया ना कि इतने दिनों बाद में चला रहा हूँ, मतलब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए से दिक्कत तो होगी ना, 1 महीने हो गए नहीं चलाया इसलिए। तो ये फॉर्मूला लगा के आपको पहले NDPFC निकालना है, NDPFC निकालने के बाद आपको GNPMP में कन्वर्ट करके आपका GNPMP आ जाएगा। ओके, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिवन द मतलब रीजन्स स्टेट्स हाउ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड इन द एस्टिमेशंस ऑफ नेशनल इनकम। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक to the deposits and expenditures on old age pensions or by the government and expenditures on engines oil by a car service stations। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें कुछ रीजंस बताने हैं। ये तीन आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके रीजन से आपको बताने हैं। तो 3 नंबर का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चंस के आंसर एक साथ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये आपका आ गया वही सिंपल सा, सिंपल भी नहीं कह सकते, खैर तो सिंपल भी नहीं होने वाला है ये। तो आपका ये यूनिट 7 का फॉर्म मतलब क्वेश्चन आने आ गया है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, MPC निकालना है और APC निकालना है, जिसमें आपको इनकम दे रखी है और सेविंग मतलब कंजप्शन सी दे रखा है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक के 2 फंक्शंस बताने कौन कौन से। एक तो कोई से बता दो, बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक तो इशूइंग ऑफ नोट्स, बैंकर्स ऑफ द बैंक, बैंक ऑफ द गवर्नमेंट और क्लियरिंग हाउस। बहुत आसान से सबको एक्सप्लेन कर दो, खत्म। डिस्कस बिटवीन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। BOP का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑटोनोमस क्या होता है, अकोमोडेटिंग क्या होता है, डिफरेंस बताना है बस। ठीक है, खत्म बात। एंड व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड मतलब एक्सेस डिमांड क्या होता है और इसका डायग्राम बनाना है। और इसका ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिड्यूसिंग कैसे करेगा एक्सेस डिमांड को। एक्सेस डिमांड मतलब वही बताना है, ऑपरेटिंग मार्केट ऑपरेशन में क्या यूज कैसे करेंगे इसको। ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा एक। अब इसके में एक चॉइस में भी दे रखा है स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव वैलिड रीजन। कुछ स्टेटमेंट्स रखिए, आपको बताना है ट्रू और की फॉल्स, और वो भी एक वैलिड रीजन के साथ। अनप्लान इन्वेस्टमेंट accumulate when planned investment less than planned savings। And second है deflationary gap exists, the aggregate demand is greater than aggregate supply to full employment level। तो ये 4 नंबर का है, तो उस हिसाब से ही आपको लिखना है इसके बारे में। दोनों स्टेटमेंट से ट्रू है और फॉल्स है, गलत है कि सही है, आपको बताना है, वो भी वैलिड रीजन के साथ। ओके, तो मैं जहाँ तक मेरे को लगता है इसमें से ऑप्शन जो एक्सेस डिमांड वाला है वही करोगे कि इसके अकॉर्डिंग ये वाला आसान है। ठीक है, अब इसका भी आंसर आप लोगों को दे दूंगा कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए अब मैं ज़्यादा अगर मैं आंसर बताने बैठे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी आंसर तो मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 16 नंबर पे, हाउ आर टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स डिस्कस ब्रीफली। तो टैक्स रिसिप्ट्स क्या होता है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स क्या होते हैं। टैक्स मतलब नॉन टैक्स रिसिप्ट्स जानते हैं ना क्या होते हैं, वही एक्सीड्स फीस और आपका जितने भी मतलब जो
मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा जो वैसे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू आपने नहीं पढ़े वही होते हैं, उसके बारे में ही आपको बताना है, ठीक है। और टैक्स शिफ्ट क्या होते हैं और नॉन टैक्स शिफ्ट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। एंड नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस एक्सप्लेन हाउ does the physical policy try to achieve a bank basic objectives। फिजिकल पॉलिसी के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स बताने, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके 24वें क्वेश्चन एक साथ लिखा है, गवर्नमेंट अक्रॉस नेशंस टू so much worried about return fiscal deficit. Do you think the fiscal deficit is necessary? Inflationary is natural. Support your answer in valid reasons। इसको भी वैलिड रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका? 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको संभल के आराम से एक पेज का तो आंसर आपको कम से कम लिख के आना पड़ेगा इसका, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन आता है इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का, डिस्क्राइब द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब भाई एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला बताना है, होता क्या है वो बताना है, बस सिंपल खत्म। अब नेक्स्ट है, नेशनल इनकम आपको दे रखा है 1,500, ठीक है, और प्राइस इंडेक्स दे रखी है 150। कैलकुलेट रियल इनकम, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लगा के आपका ये आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे 6 नंबर में क्वेश्चन दे दिया दोनों पार्ट को मिला के, जबकि इस 9 नंबर कुछ है नहीं, बट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ओके, ये हल्के में मत लेना कि मतलब कभी मत सोचना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लॉन्ग में पूछ जाता है, कभी कभी आसान से क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं वो, ओके। टेंशन मत लिया करो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब आता है आपका सेक्शन बी, इंडियन इको के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इंडियन इको में अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला 18 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई। अब इसमें भी एमसीक्यूज जैसे मैक्रो में पूछे गए थे ना, अब बात करने वाले इंडियन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट, भाई एमसीक्यू है। अब बता, मतलब मैचिंग आ गई, अब बता दें 4 में से कौन सा सही है। तो अभी आप देख के पता लगा दोगे कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1950 से 1955 में आया था, गलत है। सेकंड 5 ईयर प्लान आया था 1956 से 61, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी होगा इसका। तो इसका आंसर आपका बी है। अब बात करते हैं फिक्सन ऑफ मैक्सिमम लैंड सीलिंग इन वन टाइप ऑफ, क्या होगा? टेक्निकल रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और मार्केट रिफॉर्म्स। तो इसका आंसर होगा इंस्टीट्यूशनल होगा आपका। क्या होगा इसका? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की, रीजनल इक्वलिटी वाज द मेन पर्पस ऑफ, क्या होगा इसका आंसर भी होगा आपका फर्स्ट। अब आप बोल लोगे पहले के आंसर ने बताया, इसके सारे आंसर बताते जा रहा हूँ मैं, भूल गया कि आंसर आप लोगों को पता करने और आंसर के लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये आ गया आपका एडजर्सन रीजन। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैव लैग्ड बिहाइंड, मतलब बिहाइंड द इंपोर्ट्स, एंड रीजन देखा इंडियन एक्सपोर्ट्स हैव नॉट बीन कॉम्पिटिटिव इनफ इंटरनेशनली। बताना है क्या होगा, सही है कि गलत है, अब बताइएगा, ओके। अब नेक्स्ट इंडियन फैक्ट्स, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इवन though the number of educated individual many their jobs increased, they are unemployment. Which of the following is the most likely the reason of this? The supply of labor is much higher than demand. In West is health have not taken place properly. Although more students are enrolled in schools, there is high deport ratio. Revenue migration has not been accompanied by alternative employment opportunities. क्या होगा चैनल में से बताओ जल्दी से कमेंट करके। अब नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, दैट्स मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग dependence on imports of these goods which can be products within the country itself। क्या आंसर होगा? सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ डोमिनेंस, सेल्फ रिलायंस और अवेलेबल। अब नेक्स्ट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज ऑब्वियसली इंडिया, ओके। अब एक आ चुका है एडजर्सन रीजन फिर दोबारा से। अब ये मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 पे, व्हाट काइंड ऑफ टैरिफ पॉलिसी वाज नीडेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशंस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तो बताने वाला हूँ ही। अब एक और एडजर्सन रीजन आ गया है, तो एडजर्सन रीजन के लिए मैंने यही सोचा एक सेपरेट वीडियो हम बनाते हैं, तो आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, ओके। तो इसका एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा आपको आता है कि नहीं, क्योंकि वैसे भी एडजर्सन रीजन थोड़े कम है। तो आप एक काम कीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप खुद समझ के देखिए एक बार, फिर आंसर पता करिए। तब अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में तो आपको आंसर पता करने वाला, मतलब बता देने वाला हूँ ही, ओके। द न्यूली इमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन दिस डैश सेक्टर, मतलब कौन से सेक्टर में जो न्यूली इमर्जिंग जॉब्स होती हैं, मतलब
मिलती हैं जल्दी, फाउंड मतलब ढूंढते हैं, फाउंड कर जल्द मोस्टली। तो कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग या गवर्नमेंट? टेल मी। तो ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर। ओके, मैंने बोला था पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो बता ही सकता हूँ, सारे तो बताऊंगा नहीं कि खुद क्वेश्चंस तो खुद तो करो आप लोग, सबके बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। ओके, तो 26 पे दैट्स आर इंडिकेटर विच इज used by analyzing the employment situation of a country। तो क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशंस। तो अब बात करते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो विच सर्विस सेक्टर सफर द मोस्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 सिचुएशन? कौन सा था? इसका आंसर मेरे को पता है, आप आराम से बता दोगे। कौन सा सर्विस सेक्टर था जो कोविड-19 के समय उसको सबसे ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी? मेरे को पता है इसका आंसर, बहुत जल्दी से बता दोगे। तो ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ abundant natural resources subsumed in the statement and outline the steps involved in attaining sustainable development in India। मतलब इन 2 पॉइंट जो स्टेटमेंट्स रखे इनको वो उनके बारे में आपको बताना है और अच्छे से बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब उसके चॉइस में दे रखा है रीड द ट्रेंड एज अ सोन और पाई चार्ट। एक पाई चार्ट दे रखा है, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितने % कौन से सेक्टर्स में लगे हुए हैं। तो कंपेयर करके आपको बताना है, आराम से, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई हैज रूरल बैंकिंग नॉट बीन एबल टू गिव एडुकेट क्रेडिट फार्मर्स। मतलब रूरल बैंकिंग है वो एबल एडुकेट क्रेडिट इन फार्मर्स के लिए, मतलब वही रूरल बैंकिंग के बारे में बताना है। और मतलब एडुकेट क्रेडिट इन फार्मर्स वो गिव नहीं कर पाता, मतलब ये सब चीज़ें बतानी है, आराम से बता दोगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द 2-fold मोटिव्स बताने हैं इन ब्रिटिश के समय के, मतलब ब्रिटिश मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसमें, तो वो 2-fold मोटिव्स बताने हैं आपको। आसान है, कुछ नहीं। इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे क्या करते थे, मतलब एक्सपोर्ट्स तो क्या ज़्यादा कर, एक्सपोर्ट्स तो फ्री में करते थे, बट जो इम्पोर्ट्स हम लोग करते थे उस पर हाई टैक्स लगा देते थे, याद है ना। तो ये सब चीज़ आपको बतानी, कुछ नहीं करना, सिंपल है। अब बस खत्म होने वाला पेपर। अब जीएसटी, अब 31वें में बताना आपको जीएसटी के बारे में बताना, खाली जीएसटी गेम चेंजिंग क्यों साबित हुआ था इंडियन इकोनॉमी में। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 32वां क्वेश्चन है गिव रीजंस द स्लो ग्रोथ ऑफ एंड द इमरजेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। स्लो ग्रोथ क्यों हो रही है? एंड सेकंड है द स्टेट वेरियस इन रैपिड ग्रोथ क्यों है चाइना में। बस ये बताना है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब 33वें में है हाईलाइट एनी 2 serious adverse environment consequence of development in India। And second, Indian environment problems pose a dichotomy that are poverty induced and a same any due to alterations in living standards in a true। तो बताना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं इसके बारे में आपको बताना थोड़ा बहुत। ठीक है, और दूसरा है हाउ हैज़ वुमेन्स हेल्थ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 6 नंबर में लिखना है। अब आप देख लीजिएगा कैसे लिखोगे। अब नेक्स्ट आता है, एक पैराग्राफ आ गया है, तो उसके बेस पे आपको आंसर देना है। ये 2 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। डिफाइन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हो, 3 नंबर का क्वेश्चन सीजनल एम्प्लॉयमेंट बस डिफाइन करना है। और सेकंड है एक्सप्लेन हाउ कैन इट रिमूव, इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, ये भी 3 नंबर का। सोचो, ये 3 नंबर के 2 आसान से क्वेश्चन पूछे दिए हैं, देख रहे हो कितने आसान से क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो एक चीज आपको बताना भूल गया, अगर आपको आंसर्स चाहिए, आपके लिए सरप्राइज था, आप इसके बारे को इसको स्कैन करो, आंसर आपको मिल जाएगा। देख कैसा लगा मेरा मजाक, सही कह रहा हूँ। इस QR कोड को स्कैन करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और बट आपको तब भी इसको समझ में नहीं आता है, एक मेरे को सिर्फ कमेंट कर देना, आपको आंसर्स के लिए एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, कोई नहीं, मज़ा भी खूब आया, मस्ती भी खूब करी हम लोगों ने। वो बात लगे कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर डाली मैंने आज, उसके लिए सॉरी। बट आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बस अब मेहनत करते रहिए, बोर्ड्स बहुत आगे हैं, मतलब बहुत जल्दी आने वाले हैं, 1 महीना ही बाकी है मुश्किल से। तो तैयारी में लगे रहिए, जुटे रहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं पर एंड। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय।